नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अरुणाचल में सेला सुरंग का किया उद्घाटन। असम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। बंगाल को भी दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के पालीगंज में ओबीसी सम्मेलन को किया संबोधित। आरजेडी कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 2 करोड़ कैश के अलावा मिले कई कागजात। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में होगी जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत ने इंग्लैंड की निकाली हेकड़ी। अंतिम टेस्ट में रौंदकर 4-1 से सीरीज किया अपने नाम। WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन आज किया, जिसका इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था। यहां बता दें कि सेला सुरंग चीन बॉर्डर के बहुत करीब है और भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही खास है। सुरंग का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों को केवल अपने परिवार की चिंता रहती है। कांग्रेस की सरकार केवल घोटाले करने में व्यस्त थी। अरुणाचल कह रहा है हर घर मोदी का परिवार। वहीं पीएम मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने असम के जोरहाट में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना कोई भेदभाव के काम कर रही है। इससे पहले मोदी ने उत्तरी पश्चिम बंगाल में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस महीने राज्य की अपनी तीसरी यात्रा के दौरान क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में 5 साल बाद फिर से बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन बन गई है। इसके अलावा जनसेना ने भी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। तीनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन की घोषणा टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद की। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव के लिए भाजपा, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। बीजेपी और टीडीपी का साथ आना देश एवं राज्य के लिए लाभदायक है। मालूम हो कि चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहे। पटना के पालीगंज में उन्होंने ओबीसी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही। लालू यादव आज उसी पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने लालू यादव पर गरीबों एवं पिछड़ों की जमीनें हथियाने का आरोप भी लगाया। शाह ने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ एनडीए की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 5 दिनों के अंदर 2 बार बिहार दौरे के बाद शाह के आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इससे पहले पटना पहुंचने पर अमित शाह का राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने आईसीएआर कैंपस में बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष कैलाश प्रति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया। फिर पटना के पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम शनिवार को घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत 3 नेताओं को एमएलसी चुनाव का टिकट दिया है। पांडे के अलावा अनामिका सिंह और लालमोहन गुप्ता को विधान परिषद भेजा जाएगा। मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी एमएलसी हैं। पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं अनामिका सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं। लालमोहन गुप्ता मुंगेर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी एवं बिहार के बड़े बालू कारोबारी सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर ईडी ने आज एक साथ छापेमारी की। सुभाष अवैध बालू खनन के लिए राज्य में कुख्यात कंपनी ब्रॉडसन्स लिमिटेड के एक प्रमुख निदेशक हैं। इस कंपनी के सभी निदेशकों पर पहले ही ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। सुभाष यादव और उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों से जुड़े इन सभी ठिकानों पर आज सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। इनमें दानापुर के नारियल घाट स्थित उनका घर के अलावा दानापुर में ही नासरीगंज, शाहपुर, यदुवंशी नगर, मनेर में हल्दी, छापरा तथा पटना के गोल्ड रोड, बोरिंग कैनाल रोड स्थित उनका कार्यालय समेत अन्य स्थान शामिल है। दानापुर में मौजूद उनके 2 घरों से अब तक 2 करोड़ रुपए कैश के अलावा पटना, रांची समेत अन्य स्थानों पर जमीन जायदाद से संबंधित बड़ी संख्या में कागजात तथा अनेक माध्यमों में निवेश से जुड़े काफी संख्या में दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं।
फिलहाल सभी दस्तावेजों की सघन जांच चल रही है। बिहार में विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई। हालांकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के इस बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी गई। इस कारण कोई भी वीसी बुधवार को के पाठक की बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद विभाग ने यह बैठक रद्द कर दी। हालांकि के पाठक अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उन्होंने फिर से 15 मार्च को यह बैठक बुला दी है। माना जा रहा है कि अगर अगली बैठक से भी कुलपति नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ विभाग कड़ा एक्शन ले सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भी एक्टिव हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज रंगभूमि मैदान में आयोजित प्रणाम पूर्णिया महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम सीएम से मेरा सवाल है, सीमांचल कब तक जिएगा गरीबी में। जो लोग बिहार और देश में राजनीति करते हैं वह आम आदमी की खुशी नहीं ढूंढते, आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देते हैं। पीएम व सीएम से पूछना चाहता हूं, आजाद हिंदुस्तान के 6 दशक बीत जाने के बाद भी 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा क्यों रखा जाता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे लोगों को अब तक क्यों न्याय नहीं मिला? उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। संतोष मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। उनके बीच लगभग आधे घंटे तक बात हुई, लेकिन क्या बात हुई इसे मीडिया के सामने नहीं रखा गया। मिलने के बाद बाहर निकले नित्यानंद राय और संतोष सुमन ने ऑल इज वेल होने का दावा किया। दोनों के बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। नित्यानंद राय ने कहा कि संतोष सुमन हमारे पॉलिटिकल साथी होने के साथ साथ भाई भी हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे से संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। एनडीए के घटक दल आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लेंगे। एनडीए की बात करें तो गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। इसे देखते हुए भाजपा के नेताओं ने दलों के साथ बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। बीते दिन बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। खबर झारखंड से। सीएम चंपाई सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर्स को सूचीबद्ध करें। झारखंड की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसकी अधिसूचना आज जारी की गई। आशा लकड़ा रांची की पूर्व मेयर हैं। इनकी कार्य कुशलता व सक्रियता को देखते हुए इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। आने वाले समय में भी आप सभी के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हूं। इधर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत अन्य ने इन्हें बधाई दी है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मुहर लगाई। खबर खेल जगत से। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में 1 पारी और 64 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। बता दें कि सीरीज के पहले टेस्ट में रोहित आर्मी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड को चारों टेस्ट में धूल चटाई। इंग्लैंड की टीम भारत में बैच बॉल यानी तेज गति से बैटिंग करके सामने वाली टीम पर दबाव बनाना पर टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से आई थी, लेकिन पहले टेस्ट के बाद टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। इस सीरीज की 1 पारी में ही भारत ने इतने रन बना दिए थे कि इंग्लिश टीम 2 पारियों में मिलाकर भी उतने रन नहीं बना सकी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित राज्य भर में रविवार से पछुआ का प्रभाव थम जाएगा। पछुआ के शांत होते ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। शुक्रवार को भी पछुआ का प्रभाव जारी रहा, हालांकि 2 दिनों के मुकाबले इसकी रफ्तार कमी थी। इसके चलते पटना सहित 30 शहरों के अधिकतम और 25 के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।